की नौ खबर का मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर जाएंगे, जहां वे अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। पीएम मोदी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अटल जी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई दिग्गज पहुंचे हुए हैं। उपमा, उपमेय और उपमान वो तीनों खुद ही थे। मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे। अटल जी ने संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण किया, इसकी भी चर्चा उनकी तरफ से की गई। देश को नई दिशा और गति भी उनकी तरफ से प्रदान की गई। स्वावलंबी भारत के लिए जीवन अपना उन्होंने समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी चर्चा की है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार देश को एक नई दिशा और गति दी, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनका भरपूर सानिध्य और आशीर्वाद मिला। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। तो पीएम मोदी की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये चर्चा की गई है अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, और उन्होंने कहा है कि स्वावलंबी भारत के लिए ये जीवन उनका समर्पित रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने नमन किया और साथ ही साथ ये भी लिखा कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ मैं बातचीत कर पाया, उनसे मैं शिक्षा ले पाया, उनके सानिध्य में मैं रह पाया। और ये तस्वीरें हम आपको तैयारियों की दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और वाजपेयी की ये 100वीं जयंती को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सदैव अटल पर पीएम मोदी श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर जो खास तैयारियां की गई है, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कई गणमान्य अतिथि वहां पर मौजूद रहेंगे। सभी आज अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और अटल जी की जयंती पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई सारी बातों को साझा करते हुए ये लिखा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके सानिध्य में रहा। उनके साथ एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा कि देश के लिए जितने भी जतन उनकी तरफ से किए गए, उससे देश हमेशा याद रखेगा और उस विकास की गति को और भी ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर किया जाएगा, जिस गति को देने की कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से की गई थी। और श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में ये तस्वीरें सामने आई है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और गणमान्य अतिथि आज मौजूद हैं, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। और आपको बता दें कि आज उनकी 100वीं जयंती है और इसी 100वीं जयंती पर तमाम ये दिग्गज नेता, सियासी गलियारों के इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगी और आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नजर आ रही होंगी और इसके अलावा भी कई गणमान्य अतिथि वहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी 100वीं जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी बातों से, अपने शब्दों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। वो वीडियो भी आपको पहले दिखाते हैं। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश
गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन गई। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। पार्टी नेता हो और अटल जी की जयंती पर पीएम मोदी देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खुजराहो ने इसकी शुरुआत करेंगे और देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा परियोजना की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास होगा। साथ ही देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और सौर परियोजना का लोकार्पण और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में स्टैंप और सिक्का भी जारी करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है। 5 राज्य के राज्यपाल बदले गए। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए। पहले केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद। विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का जिम्मा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल। पहले केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्वनाथ आर्लेकर को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जो पहले बिहार में थे वो अब केरल के राज्यपाल कहलाएंगे। और इसी बीच बिहार के जो नए राज्यपाल हैं उनकी बात कर लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल हैं। पहले केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद और विश्वनाथ आर्लेकर को अब केरल की जिम्मेदारी दी गई है। और अब आपको बताते हैं कि बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आखिर हैं कौन और उनकी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। तो आप पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कौन है। 18 नवंबर 1991 को बुलंदशहर में, 1972 से 73 में एएमयू छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी चर्चा अगर हम करें तो 1977 में 26 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की टिकट पर, 1980 में कानपुर से वो सांसद रहे। तो कुल मिलाकर हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा 1984 में बहराइच से कांग्रेस की टिकट पर वो सांसद रहे। शाहबानो मामले में राजीव गांधी का उन्होंने विरोध किया था। इसके साथ ही साथ 1986 में राजीव गांधी से विवाद के बाद पार्टी उन्होंने छोड़ दी और साथ ही 1989 में जनता दल की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। जनता दल छोड़ बहुजन समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए और इसके अलावा मुस्लिम समाज में सुधार के बड़े समर्थक रहे हैं। 3 तलाक के हमेशा विरोधी रहे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने की हिमायती भी उनकी तरफ से की गई है। साथ ही साथ 2004 में बीएसपी छोड़ वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा 2019 में केरल के राज्यपाल नियुक्त हुए। कुरान एंड कंटेम्प्ररी चैलेंजेस 2010 में बेस्ट सेलर किताब अपने बेबाकी के लिए वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी है आरिफ मोहम्मद खान को लेकर कि बिहार के जो राज्यपाल हैं उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसकी चर्चा की गई। और आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाने पर बिहार में सियासत भी चरम पर है। आरजेडी ने केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो कांग्रेस का ये कहना है कि राज्यपाल के बाद अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बीजेपी दरकिनार कर देगी। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने नए राज्यपाल का स्वागत किया है। राजनीतिक परसेप्शन के लिए, राजनीतिक सोच के तहत बिहार में राज्यपाल बदले हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी।
बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार की नीतियों को अच्छी तरह समझ रही है। बिहार की जनता को पता है कि बिहार में किस तरह से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया जाना विपक्षी दलों को केंद्र पर माइनॉरिटी विरोधी होने के आरोप पर नींबू निचोड़ने से कम नहीं फील हो रहा होगा। सर्वधर्म समभाव का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य कदम है। आरिफ साहब का बिहार में स्वागत है, अभिनंदन है। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल बने हैं, उनका बिहार के धरती पे स्वागत है। लेकिन एक आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस जैसे हार्डकोर व्यक्ति एक आरएसएस कैडर को हटा के एक अल्पसंख्यक को बिहार में राज्यपाल क्यों बनाते हैं? मुझे लगता है, और मैं पहले से भी कह रहा था, कि एक वक्त आएगा कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करेगा। मोहम्मद आरिफ खान साहब बिहार के नए गवर्नर मनोनीत हुए हैं। हमारे जदयू परिवार के तरफ से महामहिम जी को बिहार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में बिहार और ऊंचाइयों तक जाएगा। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया है। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्भापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास झारखंड के सीएम रह चुके हैं, साथ ही 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रघुवर दास झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ सकते हैं। राष्ट्रपति ने राज्यपाल के तौर पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बढ़ते आगे, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने से आहत भारत के व्यापारियों ने अब अपने तरीके से बांग्लादेश को सबक सिखानी शुरू कर दी है। कश्मीरी गेट बाजार के सभी ऑटो पार्ट्स दुकानदारों ने बांग्लादेश में पार्ट्स की सप्लाई बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे बांग्लादेश की गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। वहां की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगेगा। कश्मीरी गेट बाजार में करीब 20,000 ऑटो पार्ट्स की दुकान है, जहां से करीब 2,000 से ज्यादा दुकानों से बांग्लादेश में पार्ट्स की सप्लाई होती है। फिलहाल व्यापारियों ने 15 जनवरी तक के लिए सप्लाई रोकने का फैसला लिया है, लेकिन बांग्लादेश इसके बाद भी नहीं सुधरता है तो आगे भी ये लोग सप्लाई बंद रख सकते हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि देश और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, चाहे इसके लिए कारोबार में जितना भी नुकसान सहना पड़े। हिंदुओं के साथ वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं और हमारे कई हिंदू भाई वहाँ पे मारे भी गए हैं। बहुत गलत हुआ वहाँ पे, इतना नरसंहार और इतने हमारे धर्म की बेइज्जती ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमारी मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स की मार्केट है, उसने तुरंत ही फैसला लिया कि हम लोग व्यापार बांग्लादेश से बंद कर देंगे। देखिए, वहाँ पे जो गाड़ी चलती है ना, उसमें जितना भी सामान लगता है, 4 पहिए की गाड़ियाँ हो, ट्रक हो, स्कूटर पार्ट्स हो, साइकिल हो, बांग्लादेश इज़ नॉट एट ऑल अ प्रोड्यूसर ऑफ दीज आइटम्स। बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है कॉटन, कपड़े। वो गाड़ियाँ जो चलती है, गाड़ी वहाँ पे नेसेसिटी बन चुकी है, डेवलपिंग कंट्री है, तब गाड़ियों का सामान नहीं मिलेगा तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी ना। जिस तरह से उन्होंने हमको तंग किया है, हम इस तरीके से उनकी गाड़ियाँ बंद करके, उनके गाड़ियों का सामान की सप्लाई बंद करके उन लोगों को तंग करना चाहते हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एफआईआर पर सीआईडी ने जांच शुरू की। 3 अभ्यर्थी से पूछताछ होगी। वीडियो बनाने वाले से पूछताछ की जाएगी। लीक पेपर की फोटो वीडियो बनाने वाले से पूछताछ होगी। एफआईआर में पेपर लीक से जुड़ी 3 घटना का जिक्र किया गया है। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी फोन पर बातचीत कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निरंजन, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आगे कैसे कार्रवाई की जा रही है? कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो 21 और 22 सितंबर को हुई थी, उस मामले को लेकर के जिस तरह से लगातार जो अभ्यर्थी थे उससे मूल दस्तावेज यानी जो लीक हुआ उसका मांगा जा रहा था, लेकिन नहीं देने के कारण राज्य सरकार इसे सीआईडी की जांच का अनुसंधान के लिए दिया गया है। इससे पहले आपको वही जानकारी दे दूं कि रातू थाना में
हजारीबाग का एक प्रतिवादी जो है कोर्ट में याचिका दायर किया। उसके बाद इस मामले को लेकर के उसी के आधार बनाकर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना यह है कि अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी इसकी जांच पड़ताल जो सौंपी गई है और जो वीडियो मिला है उसके आधार पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर ये राज्य का बड़ा मामला है, चूंकि लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए और हजारों की संख्या में इसमें सीट भी है। अब देखना यह है कि अनुसंधान कितना आगे बढ़ती है और दस्तावेज के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर क्या सीआईडी विभाग, जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, कितना जुटा पाती है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार ने ये प्राथमिक उठाया है, क्योंकि लगातार इसकी मांग विपक्ष दल भी कर रहा था कि इसकी मांग जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अनुसंधान होता है सीआईडी डिपार्टमेंट और इसको निश्चित तौर पर अगर हम बात चलिए निरंजन, देखने वाली बात होगी कि कैसे इस पूरे मामले को सुलझाती है पुलिस और कैसे अनुसंधान पूरा किया जाता है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते आगे, राजस्थान के कोटपुतली से एक बड़ी खबर आ रही है। बोरवेल में बच्ची के गिरने का मामला, पाइलिंग मशीन को गड्ढे में उतारा गया है। जल्द शुरू की जाएगी ड्रिलिंग। 42 घंटे बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी मासूम। जेसीबी मशीन से बोरवेल के पास खुदाई की जा रही है। 130 फीट पर मासूम चेतना फंसी हुई है। 42 घंटों से लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उस बच्ची का रेस्क्यू किया जाए। आपको बता दें कि खेलने के दौरान ये बच्ची गड्ढे में जा गिरी। फिलहाल लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बच्ची को बाहर निकाला जा सके। 3 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। कोटपुतली की ये तस्वीरें हैं जहां 42 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीन से बोरवेल के पास खुदाई की जा रही है। 130 फीट नीचे जाकर गिर गई है ये मासूम बच्ची। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बोरवेल में बच्ची के गिरने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पाइलिंग मशीन को गड्ढे में उतारा गया है। एक समानांतर गड्ढा किया जाएगा जिससे उसे निकालने की कोशिश की जाएगी। और अब बात मौसम के मिजाज की करते हैं। आज क्रिसमस का मौका है और हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस के मौके पर सैलानी खूब बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मनाली में जमकर हो रही बर्फबारी से पर्यटन, कारोबार और किसान बागवानों के भी चेहरे खिल गए। वहीं घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मनाली प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी वाहनों को सोलंग बैरियर के पास ही रोक दिया और सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को बैरियर से आगे जाने की अनुमति दी गई है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी हुई है। कुफरी में प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर जवानों ने रास्ते के फंसे लोगों को बाहर निकाला। सर्द मौसम और बर्फबारी के बीच प्रशासन के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सीजन की दूसरी बर्फबारी के बाद शिमला में फिलहाल ज्यादातर रास्तों को खोला गया है। शिमला में कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है और यही वजह है कि चौपाल, खड़ा पत्थर, देहा, माणवगढ़ जैसे स्थानों पर भारी बर्फबारी के कारण यातायात बंद हो गया था। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बीच सीमाओं की सुरक्षा में जवान पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ डटे हैं। चीन और नेपाल सीमा पर बसी व्यास घाटी में बर्फबारी के बाद पारा दिन में -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यहां का पानी पूरी तरह जम गया है और ऐसे में पानी को गलाकर जवान अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन सीमाओं की चौकसी में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन